हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अजय जी की बुक का कंटेंट चल रहा है और आज जो वो पार्ट हमारा 18 रहने वाला है। ठीक है। अब मैं क्या है कि अजय रावत जी की बुक का जो चंद वंश है, पवार वंश है, ठीक है, उसको मैं जल्दी ही फिनिश करने की अब मैं कोशिश करूंगा। उनके जो टैक्स थे और गोरखा शासन था, ठीक है। अब उस ओर मैंने क्या नाम है सीरीज आपकी चालू कर दी है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो वो आपका पार्ट 1 है, मतलब चंद्रवंश के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें जो है वो हम चंद्रवंश को पढ़ेंगे, लगभग 3 शासक में इसमें फिनिश कर दूंगा आज में, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट उसमें हमारा पॉइंट चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमारा मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि 10वीं सदी में लोहा घाट के आसपास सुई राज्य था। कहने का मतलब 10वीं सदी के आसपास लोहा घाट में क्या होता था, एक सुई राज्य हुआ करता था, ठीक है। अब सुई राज्य में कौन शासन कर रहा होता है वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, आपको आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि सुई राज्य पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था, ठीक है। तो सुई राज्य पे कौन शासन कर रहा था, ब्रह्मदेव कर रहा था। या हम कह सकते हैं कि काली कुमाऊं पे कौन शासन कर रहा था, ब्रह्मदेव, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से किया था, ठीक है। किससे किया था, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से किया था। कहने का मतलब एक ये होता है कि सोमचंद्र जो आया था वो यहाँ पे बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था, ब्रह्मदेव इससे प्रभावित हो गया और उसने अपनी लड़की की शादी कर दी इससे, ये मत होता है। दूसरा होता है कि वहाँ महमूद गजनवी ने आक्रमण करा था झूसी में, तो उसके कारण वो यहाँ पे आया। तो अपने अपने मत है। चलिए आगे देखिए। अब जब विवाह होगा तो विवाह में क्या होता है, दहेज तो मिलता है। तो चंपावत की कोतवाली छावनी दहेज स्वरूप भेंट कर दी गई। या हम कह सकते हैं कि 15 बीघा जमीन भी दी गई, ठीक है। क्या दी गई, 15 बीघा जमीन भी दी गई। इतना समझ के आगे देखिए। अब देखिए क्या कहता है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद्र था। सीधा सीधा क्वेश्चन बीपीडीओ वाले क्वेश्चन में पेपर में बना 2018 में कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद्र। बेसिक क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है कि सोमचंद्र जो था वो कन्नौज नरेश का भाई था। कहने का मतलब जो कन्नौज पड़ता है ना झूसी के पास में, तो वहां पे उसका भाई था सोमचंद्र, ठीक है। कन्नौज नरेश का भाई था। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कहता है कि सोमचंद्र प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। देखो, सोमचंद्र ने स्थापना किसकी करी, चंद्रवंश की, लेकिन वो किस वंश का था, तो वो था चंद्रपाल फूर वंश का। यहां से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा आगे क्या कहता है कि एडकिंसन, बाल्टन व बद्रीनाथ पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी को बताया, ठीक है। तो एडकिंसन के अनुसार, वाल्टन के अनुसार और बद्रीनाथ पांडे जिन्होंने क्या लिखी है कुमाऊं का इतिहास, उन सब के अनुसार जो चंदों का मूल निवास था वो क्या था, प्रयाग के निकट झूसी को बताया गया है। चलिए, झूसी वही है जो गंगा के किनारे है वहां पे। अब देखिए, सोमचंद्र जो था वो शिव का उपासक था, ठीक है। किसका उपासक था, सोमचंद्र, शिव का। जैसे हम चंद्रवंश में पढ़ेंगे ना गरुण ज्ञान चंद्र, जैसे वो अलग चीज किसी का उपासक रहा होगा विष्णु का, ऐसे ये भी ये शिव का था। चलिए, इसके अलावा सोमचंद्र के समय कुमाऊं कुमाऊं का शासक कौन था, ब्रह्मदेव था। कहने का मतलब जब काली कुमाऊं पे शासन कौन कर रहा था, मतलब सुई के किले पे, तो ब्रह्मदेव कर रहा था। तो जब यहाँ पे सोमचंद्र आया यहाँ पे काली कुमाऊं में, तो उस समय कौन था यहाँ का शासक, ब्रह्मदेव था, जो यहाँ का अंतिम शासक था कत्यूरी वंश का। चलिए आगे देखिए। आय क्या कहता है कि चंपावत के कोतवाली छावनी में सोमचंद ने राजबुंगा किला बनवाया। अब दहेज स्वरूप में कोतवाली छावनी दी गई, लगभग 15 बीघा जमीन के आसपास। तो उस 15 बीघा जमीन में ही यहाँ पे सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था। तो क्वेश्चन आगा कि राजबुंगा का किला किसने बनवाया था, सोमचंद ने। अब सोमचंद ने जो किला बनवाया था वो कैसा था, अंडा आकार का वो किला हुआ करता था, ठीक है। अंडे आकार का आ सकता है किला का साइज कैसा था, मतलब अंडाकार का। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि सोमचंद्र ने 4 किलेदार नियुक्त करे, ठीक है। जो किला बनाया था वहां पे इस तरीके वाला अंडाकार का, तो उसमें चार किलेदार नियुक्त करे, जिसमें एक क्या था, एक को हम मान सकते हैं क्या, कारकी, एक को क्या मान सकते हैं हम, बोरा, ठीक है, और एक को क्या मान सकते हैं हम, तड़ागी, और एक को क्या मान सकते हैं यहाँ पे हम, चौधरी। तो 4 किलेदार नियुक्त करे गए, ठीक है। कौन कौन से, कारकी, बोरा, तड़ागी व चौधरी, जो मूलतः कहाँ के थे, ये नेपाल के रहने वाले हुआ करते थे, ठीक है। कौन, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अब जब इन चारों को हमने किलेदार नियुक्त कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, अब इन जब चारों को मिलाएंगे तो इन्हें हमें एक शब्द दिया, इन चारों को मिला के इन्हें क्या कहा गया, चाराल, ठीक है। तो सिंपल सा था कि चाराल की नियुक्ति किसने करी थी, सोमचंद ने। या बोरा, कारगी, तड़ागी, चौधरी कौन थे, किलेदार हुआ करते थे। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट, ठीक है, दोनकोट के रावत राजा को परास्त करा। जैसे ही सोमचंद्र अपनी गद्दी पे बैठता है तो उसने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था। चलिए, मतलब हरा दिया था। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कहता है कि सोमचंद्र ने मेहरा व फरत्याल फरत्याल को मंत्री व सेनापति बनाया था। तो सोमचंद्र ने मंत्री किसे बनाया, मेहरा को, और फरत्याल को क्या बनाया था, सेनापति बनाया था। चलिए आगे देखिए।
ठीक है। अब जब बनाया इन्होंने, देखिए हमारे चैनल का लोगो है UK SSC अमरजीत, आप लोग चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसके बाद कहता है कि मेहरा लोग तो कोटलगढ़ व फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। ठीक है, तो कोटलगढ़ का अगर किला आएगा ना तो ये भी चंपावत में आता है। ठीक है, तो मेहरा लोग कोटलगढ़ में व फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। ठीक है, डुंगरी कहाँ है? चंपावत में पड़ता है। एक वो अलग है डुंगरी गाँव, वो चमोली में है, वो अलग है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की थी। जैसे गांव होता था ना, गांव का जैसे गांव होता था तो गांव का जो मेन चौराहा होता था तो वहां पे क्या होता था, बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति करी थी किसने? सोमचंद्र ने। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे क्या कहता है कि सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। ठीक है, डोटी का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डोटी का मतलब होता है संपूर्ण नेपाल। ठीक है, डोटी शब्द का जो अभिप्राय निकल के आएगा वो आता है क्या? संपूर्ण नेपाल होता है डोटी शब्द का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि डोटी के राजा मलवंशीय थे। ठीक है, तो डोटी के राजा कैसे थे? वो मलवंशीय थे, जिन्हें रेका राजा भी कहा जाता था। तो डोटी के राजा मलवंशीय थे, जिन्हें रेका राजा भी कहा जाता था। इनका मेंशन करना जरूरी होता है ना, क्योंकि उस समय यही चल रहे थे। आगे देखिए, सोमचंद्र के समय जयदेव मल डोटी या नेपाल का राजा हुआ करता था। कहने का मतलब काली कुमाऊं में कौन शासन कर रहा है? सोमचंद। लेकिन जो नेपाल में कर रहा है, डोटी में कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? जयदेव मल। ठीक है, जयदेव जैसे हम अन्य मल भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जयदेव आया होगा, फिर उसके बाद अन्य मल आया होगा, लेकिन यहाँ पे किसका शासन ही चल रहा होगा उस समय? सोमचंद्र का। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है देखिए, मल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो मल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो वो था वामदेव। ठीक है, मल वंश का प्रथम राजा कौन था? वामदेव। अब ये बीच में सोमचंद्र में आप सोचोगे कि ये कहाँ से बढ़ गया मल वंश, तो वहाँ पे चल रहा था उस समय नेपाल में, तो ये बीच में आ गए थे उस समय। ठीक है, तो वामदेव था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा राजधानी उसकी हुआ करती थी। तो मल वंश का प्रथम राजा कौन था? वामदेव था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना 1020 से 1025 के आसपास की होगी। ये देखिए, ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग मत था। कहीं कहीं आपको 700 मिलेगी, कहीं आपको कुछ मिलेगी। चलिए, लेकिन यह मेरे मेंशन करना जरूरी था। ये देखिए उसी का ही पॉइंट है कि बीच होगी यह माना जाता है। चलिए आगे देखिए, तो आगे देखिए क्या कहता है कि चंद्रवंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई होगी। कहने का मतलब जैसे ही कत्यूरी वंश खत्म होता है उसके बाद ही क्या आ गया था हमारा? ये चंद्रवंश आ गया था। ठीक है, सोमचंद्र के बाद क्या होता है कि सोमचंद्र का उत्तराधिकारी आता है। ठीक है, सोमचंद्र का उत्तराधिकारी, तो सोमचंद्र का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आत्मचंद। ठीक है, तो सोमचंद के बाद दूसरा कौन चंद शासक कौन हो गया? आत्मचंद हो गया। इसके बारे में कुछ कोई खास बात तो है नहीं। आत्मचंद ने 20 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए तीसरा चंद शासक कौन था? वो पूर्णचंद्र था। इसने भी कोई खास काम नहीं करा, लेकिन हम देख लेते हैं इसे भी। पूर्णचंद का देखिए कार्यकाल देख लेते हैं, तो पूर्णचंद 1066 से 1084 तक शासन किया। चलिए पूर्णचंद के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए भैया, इंद्रचंद जो होता है वो पूर्णचंद्र का उत्तराधिकारी होता है, तो इंद्रचंद के बाद उसका उत्तराधिकारी आया। इंद्रचंद जो था वो चौथा शासक था चंद्रवंश का। तो इसके बारे में तो एक दो महत्वपूर्ण भैया घटना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। एडकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ करा था। ठीक है, तो रेशम उत्पादन का कार्य किसने करा था? इंद्रचंद ने। तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो मतलब रेशम के लिए वो चीन गया था, रेशम के कारखाने के लिए, लेकिन किस मार्ग से होते हुए गया था? नेपाल से। नेपाल के बाद वो चीन गया था। चलिए, और इंद्रचंद के बारे में एक चीज़ और है भैया कि इनने चीन की कन्या से शादी करी थी। चलिए, इसके बाद इन चंद का उत्तराधिकारी आया, उसका नाम क्या हुआ? संसार चंद हुआ। तो ये भी कोई खास बात नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से संसार चंद के बाद क्रम से सुधाचंद आया, फिर हरिचंद आया, फिर बीड़ाचंद गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी कोई खास बात नहीं हुई। हाँ देखिए, बीड़ाचंद के बारे में एक फैक्ट है कि बीड़ाचंद कुमाऊं का बिलासी राजा था। तो बिलासी राजा किसे कहते हैं चंद्रवंश में? तो बीड़ाचंद को कहते हैं कुमाऊं का बिलासी राजा। चलिए आगे देखिए, हुआ क्या भैया, बीड़ाचंद को खस राजाओं ने पराजित कर दिया और 200 वर्ष कुमाऊं पे कौन आ गए थे भैया? फिर खस आ गए थे। 200 वर्षों तक कुमाऊं पे कौन आ गए? खस आ गए। चलिए, फिर बीड़ाचंद के बाद क्या आता है? बीड़ाचंद के बाद आता है बीरचंद। तो बीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो फिर चंद्रवंश स्थापित हो गया था 200 वर्षों बाद। चलिए, इसके बाद देखिए क्या कहता है कि अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? वो था बीरचंद। कहने का मतलब जो अशोक चल का टाइम पीरियड था वहाँ नेपाल में, दुलू नेपाल में, तो उस समय चंद्रवंश का शासक कौन था? वो था हमारा बीरचंद। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि बीरचंद 1206 में मृत्यु हो गई थी किसकी? बीरचंद की। तो ये भी कोई फैक्ट नहीं हुआ, लेकिन चलो जानना जरूरी है। चलिए आगे देखिए,
आगे क्या कहता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 में यहाँ पे अशोक चल का आधिपत्य था। तो 1191 में किसका आधिपत्य था? तो अशोक चल का था। किससे प्राप्त होता है हमें? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए अशोक चल विराट कुल का था। मतलब कौन से कुल का था? विराट कुल का था। और ये दूलू निवासी था। दूलू का मतलब क्या होता था? यहाँ पे नेपाल के लिए शब्द प्रयोग होता था दूलू भी उस समय। चलिए इसके बाद अशोक चल ने पुरुषोत्तम सिंह को अपना सामंत राजा नियुक्त कर दिया था। कहने का मतलब अशोक चल ने अपने मतलब यहाँ पे अशोक चल करेगा और वहाँ पे इसी के सामने कौन करेगा? पुरुषोत्तम पंत करेगा। तो अशोक चल का सामंत किससे नियुक्त किया गया? पुरुषोत्तम सिंह को। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किराचल देव का 1223 का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है? किराचल देव का। और कब का है ये? 1223 के टाइम पीरियड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। आगे कहता है कि किराचल देव के लेख से 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो किराचल देव के लेख से 10 मांडलिक राजाओं के नाम उल्लेख है। मांडलिक का मतलब जो दूसरे किसी के अधीन काम करता होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वास्ते ताम्रपत्र से मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है। तो वास्ते ताम्रपत्र कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और किसका मांडलिक राजा का उल्लेख मिलता है? तो मोहन थापा का। और जिसका आधिपत्य था वो किसका था? वो शक्ति बम का। अब शक्ति बम कौन थे? तो ये जो था वहाँ पे पिथौरागढ़ में बम शासक चल रहा था वहाँ पे, तो वही थे ये लोग। आप लोग पॉइंट पे जाएं, फैक्ट पे। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि वीरचंद का उत्तराधिकारी। तो वीरचंद का उत्तराधिकारी कौन था? वो था नरचंद। लगभग 1236 से गद्दी में बैठा। ठीक है, 1236 में। कोई ज़्यादा फैक्ट वाली बात नहीं हुई। अब देखिए कुछ हमें पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे थोवर चंद के बारे में। चलिए देखिए थोवर चंद के बारे में क्या है। हर्षदेव जोशी थोवर चंद को कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। तो हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन होगा? यहाँ पे थोवर चंद होगा। चलिए फैक्ट हो गया ये वाला। इसके बाद रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल, ये एक पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल। तो ये पुस्तक 1813 में रचित है। और किसने लिखी थी? डब्ल्यू फ्रेजर ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर, 1813 में। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद क्या कहता है कि फ्रेजर भी थोवर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। तो जो पुस्तक में लिखे फ्रेजर थे उन्होंने वो भी थोवर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो माना गया है ना कुमाऊं का इतिहास मान लो आप बद्रित पांडे की, उसमें सोमचंद को ही माना गया। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद थोवर चंद का जो शासनकाल समय था वो 1261 के आसपास था। ठीक है, और किसके अनुसार था ये? एडकिंसन के अनुसार था। चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? थोवर चंद था। ठीक है, तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन होगा? थोवर चंद होगा। हालांकि देखो आपको भारती चंद भी मिलेगा, क्योंकि भारती चंद जो था वो क्या नाम है नेपाल के खिलाफ बगावत कर देगा। लेकिन डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा जो आपके क्वेश्चन में डिपेंड आएगा वहाँ पे कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र। अगर थोवर चंद आएगा थोवर चंद को आप प्राथमिकता देना, अन्य आप भारती चंद को मारेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि थोवर चंद का उत्तराधिकारी कौन था? वो था हमारा कौन? कल्याण चंद्र प्रथम था थोवर चंद का उत्तराधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। कल्याण चंद के बाद आता त्रिलोक चंद, त्रिलोक के बाद अभय चंद का नाम आता है। चलिए ये भी कोई बात नहीं है, आप लोग इसे याद रख लेना। अब अभय चंद के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए अभय चंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। तो अभी तक जितने भी शासक हमने पढ़े उसमें किसी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन अभय चंद का हमें क्या होता है कि पहला जो होता है अभिलेख मिलता है। और ये कब का मिलता है? ये 1317 का इसका हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो आ सकता है कि कौन सा पहला चंद शासक था जिसके अभिलेख मिले हैं? तो अभय चंद था। कब का है टाइम पीरियड? 1317 का है। ठीक है, तो फैक्ट बन जाता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये पॉइंट आ गया है। तो अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कब का है? तो 1317 का ये हो गया अभय चंद का। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आगे क्या कहता है कि अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद ने ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अभय चंद का जो है वो वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद के ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान का अभिलेख मिलता है। ठीक है, ज्ञानचंद के ताम्रपत्र में जो अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध था। आज के लिए देखिए इतना ही है शायद कंटेंट। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करें। और कल आपका जो चलेगा वो आएगा गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और सुबह आपको हिंदी की वीडियो मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।